पार्ट 43 9th के केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। तुम लोग को पहला क्वेश्चन हो गया था 42 पार्ट 42 में। दूसरा क्वेश्चन 43वां में पदार्थ का द्रवनांक मेल्टिंग पॉइंट किसको कहते हैं। तो स्पष्ट है, बहुत सारी परिभाषाएं शब्द में ही छिपी रहती है। देखो, मेल्टिंग पॉइंट तो इंग्लिश होता है ना, हिंदी होता है द्रवनांक। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो द्रवन जोर अंक, द्रवन, इसमें न को नहीं सोचो, द्रव में न जुटा हुआ है। जब द्रव में न जुटा हुआ है तो द्रवन यानी द्रव में बदलने वाला काम। द्रव में कौन बदलेगा? ठोस। तो ठोस द्रव में जो बदलता है तो इसी को कहते हैं द्रवन। दूसरा बी में है न जी, ठोस पदार्थ का द्रवन। फ्यूजन ऑफ सॉलिड किसे कहते हैं? तो द्रव्यनांक का अर्थ होता है ऐसा ताप, टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर कोई ठोस द्रव का रूप धारण करने लगे। छोटी सी परिभाषा है द्रव्यनांक। अंक का मतलब हुआ ऐसा निश्चित तापक्रम, जिस तापक्रम पर कोई ठोस द्रव के रूप में आने लगे। तो ऐसे निश्चित तापक्रम को हम लोग उस ठोस का द्रव्यनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। मेल्ट मतलब गलना, पता है ना, मेल्ट से मेल्टिंग यानी गलने का अर्थ क्या हुआ? बर्फ अगर गल रहा है तो इसका अर्थ है पिघल रहा है ना, इसी बात। तो ठोस है बर्फ, तो कोई भी ठोस पदार्थ एक निश्चित तापक्रम पर ही द्रव के रूप में परिवर्तन होता है, द्रव बनने लगता है। तो ऐसी बात नहीं है जो फिक्स टेम्परेचर पर ही बनेगा। इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है वायुमंडलीय प्रेशर। जैसे पहाड़ पर तुम लोग को इससे कई पार्ट पहले ये बतलाए थे, प्रेशर बतला रहे थे। तो पहाड़ पर खाना बनाने में कुकर जल्दी सीटी दे देता है, तो सब इसकी चर्चा हुई थी ना। यानी ऊंचाई बढ़ने पर प्रेशर घटता है, और जैसे अगर हिमालय पर जितनी ऊंचाई पर बढ़ते जाओगे तो तुमको देखोगे जो प्रेशर तो कैसे घटता है, इसकी भी चर्चा कर दिए थे। माउंट एवरेस्ट पर अगर खाना बनाया जाए, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, तो वहाँ तो सबसे कम वायुमंडल का वायु का प्रेशर है। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर खौलता है, तो वहाँ पर बहुत 100 डिग्री सेल्सियस से बहुत पहले ही खौलने लगेगा। अब पहले खौलने लगेगा तो भय पर वाष्प जल्दी जल्दी कुकर में बनेगा, तुरंत नहीं सीटी दे देगा। तो पदार्थ का द्रव्यनांक जो है, यानी कोई भी पदार्थ किस टेम्परेचर पर, मान लो एक निश्चित वायुमंडलीय दबाव पर, वायुमंडलीय प्रेशर पर, वायुमंडल का प्रेशर अलग अलग स्थानों पर पृथ्वी के सतह पर ही, संपूर्ण पृथ्वी के सतह पर वायुमंडल का प्रेशर एक समान नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है? तो इस सब का भी कारण है। कहीं पर वायु गर्म रहता है, जहाँ पर गर्मी, जैसे पिछले पार्ट में तुम लोग को बोले थे, सूर्य उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, पृथ्वी को दो भाग में बांट दोगे ना, तो आधी पृथ्वी उत्तरी गोलार्ध में है, तो आधी पृथ्वी दक्षिण से दक्षिणी गोलार्ध में है। तो जाड़े के समय में भारतीय उपमहाद्वीप में ध्यान से पूरब की ओर घूम करके देखो तो सीधे एक सरल रेखा पूरब से पश्चिम की ओर खींचोगे, उस सरल रेखा से दाईं ओर यानी दक्षिण की ओर सूर्य चला जाता है। अप्रैल मई के टाइम में देखो, सीधे एक सरल रेखा पूरब की ओर मुख करके खड़ा हो जाओ तो चेहरा के सामने उत्तर की ओर सूर्य दिखाई देगा। तो सूर्य की स्थिति के अनुसार पूरी पृथ्वी पर जलवायु में परिवर्तन होता है। एक ही समय में पृथ्वी पर कई देशों में ठंडा पड़ता है, तो कई देशों में गर्मी पड़ती है। जहाँ पर गर्मी पड़ेगी वहाँ का वायु गर्म होकर के वायुमंडल में ऊपर की ओर उठेगा, तो वायु के कणों की संख्या घटेगी। और जहाँ पर कम गर्मी पड़ती है या ठंडा पड़ता है, वहाँ पर वायुमंडल में हवा ऊपर की ओर गर्म होकर के नहीं उठ रही है। तो मान लो ये पृथ्वी है, सूर्य की स्थिति देखो, पृथ्वी गोल है, तो चलो इसको दो भाग में बीचे बीच बांट दो। तो ये उत्तर की ओर है, तो ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, और ये हो गया तुमको दक्षिणी गोलार्ध।
तो सूर्य की स्थिति जब दक्षिणी गोलार्ध में होती है तो हमारा इंडिया जो है ना उत्तरी गोलार्ध में है। तो हम लोगों के यहाँ मतलब भारतीय उपमहाद्वीप में ठंड का मौसम, जाड़े की ऋतु होती है। कब? जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में चला जाता है। जैसे आजकल अब दिसंबर आने में 2-3 दिन बाकी है, तो देखना 21 दिसंबर को सबसे छोटा दिन और सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात होती है। तो जिस समय सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में रहता है तो उत्तरी गोलार्ध में तुमको ठंडा का मौसम, जाड़े की ऋतु होती है। और सूर्य तुमको उत्तरी गोलार्ध में आता है तो दक्षिणी गोलार्ध में जाड़े की ऋतु और उत्तरी गोलार्ध में गर्मी की ऋतु। और जाड़ा और गर्मी के समय में वायु गर्म होकर के गैस के रूप में न है तो गर्म होकर के ऊपर की ओर उठता रहता है। तो अगर इस क्षेत्र में गर्मी का मौसम है तो वायु गर्म होकर के ऊपर की ओर उठेगा। तो ऊपर की ओर उठेगा तो 100% वायु थोड़ी उठता है। खरबों खरब टन है वायु पृथ्वी के ऊपर में है न जी। तो जितना भी वायु ऊपर की ओर उठा तो वायु की मात्रा पृथ्वी पर कम होती है नीचे लोअर लेवल में, नीचे वाला संपर्क वाला भाग में। इसका क्या निष्कर्ष निकलता है? एक ही समय में संपूर्ण पृथ्वी पर वायु का प्रेशर अलग अलग होता है। और थोड़ा डिटेल में जाओगे तो उत्तरी ध्रुव, सबसे उत्तर पृथ्वी का उत्तरी छोर उत्तरी ध्रुव कहलाता है, दक्षिणी छोर दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। ये बर्फीला इलाका है, सालों भर बर्फ से ढका रहता है। तो इस क्षेत्र में बर्फ से जो वाष्पीकरण होगा, यहाँ का वायु अत्यधिक ठंडा होता है। इसमें वाष्प की मात्रा बहुत भारी मात्रा मिली होती है और ठंडी वायु भारी होती है। तो जहाँ इस क्षेत्र में नीचे की ओर का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। फिर ध्रुवीय क्षेत्र से इधर की ओर आओगे तो प्रेशर घटता रहता है। इसकी व्याख्या इसलिए कर रहे हैं, इसका संबंध द्रव्यनांक से है, इसीलिए ढंग से समझते जाओ। संपूर्ण पृथ्वी पर मतलब सैकड़ों हजारों जगह कहीं लो प्रेशर है, कहीं हाई प्रेशर है। और इसका अर्थ है वायु का गमन, वायु का प्रवाह उच्च दबाव से निम्न दबाव के ओर होता है। ये सब तो मालूम होगा, नहीं है मालूम? ठीक है। तो कहने का अर्थ एक ही समय पर संपूर्ण पृथ्वी पर वायु का प्रेशर अलग अलग होता है। इतनी बात क्लियर है? अब इसकी परिभाषा देखो। ये मेल्टिंग पॉइंट जो है वायुमंडलीय दबाव पर, यानी एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है उस पर भी निर्भर करता है। जैसे मान लो कहीं पर अगर हम लोग पृथ्वी के इस स्थान पर वायुमंडल का प्रेशर कम है, अब पृथ्वी के दूसरे स्थान पर वायुमंडल का प्रेशर अधिक है, तो वायुमंडल के प्रेशर घटने और बढ़ने पर ये मेल्टिंग पॉइंट बदलता है। इसका अर्थ ये हुआ, अगर मान लो बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी बर्फ बन जाता है तो इसके लिए वायुमंडलीय दबाव भी फिक्स होगा। एक निश्चित वायुमंडलीय दबाव पर किसी भी ठोस का कोई भी ठोस जिस तापक्रम पर द्रव में बदलना शुरू करता है, उस टेम्परेचर को, तापमान को हम उस ठोस पदार्थ का मेल्टिंग पॉइंट द्रव्यनांक कहते हैं। वायुमंडलीय दबाव बदल जाएगा तो मान लो कोई ठोस पदार्थ अगर 200 डिग्री सेल्सियस, अब मान लो 200 डिग्री सेल्सियस पर ए स्थान पर कोई ठोस पदार्थ द्रव का रूप धारण करना शुरू करता है। ध्यान से देखो, वायुमंडलीय दाब यहाँ पर अभी जो है उस वायुमंडलीय दाब पर मान लो ये x है, मान लेते हैं वायुमंडलीय दाब का वैल्यू x है। तो x वायुमंडलीय दाब पर ए स्थान पर कोई ठोस पदार्थ 200 डिग्री सेल्सियस पर पिघलना शुरू करता है, द्रव का रूप धारण करना शुरू करता है। अगर यहाँ का प्रेशर x+2 हो गया तो बढ़ गया तो अब 200 डिग्री पर ये 200 डिग्री सेल्सियस पर ये द्रव का रूप नहीं धारण करेगा। समझ रहे बात को? या तो घट जाएगा या बढ़ जाएगा। अब घटेगा कि बढ़ेगा इसकी व्याख्या अलग से है। तो इसका अर्थ है एक निश्चित वायुमंडलीय दाब पर कोई भी ठोस पदार्थ जिस निश्चित टेम्परेचर पर पिघलने लगता है, द्रव का रूप धारण करने लगता है,
उस टेम्परेचर को, उस निश्चित वायुमंडलीय दबाव पर उस ठोस पदार्थ का मेल्टिंग पॉइंट द्रवनांक कहते हैं। बोलो, समझा? कोई कुछ पूछना है? बोलो। वह स्थान पर मतलब कोई ऐसा पदार्थ है जो उसका मतलब क्वथनांक द्रवनांक है 20 डिग्री सेल्सियस। हाँ, अब जैसे इतना तो क्लियर है। मान लो ये आकृति पर्वत है, ठीक है, ये हो गया ये समतल भाग, ये ऊंचाई, पर्वत की ऊंचाई वाला भाग है। अब यहाँ पर तू और इस स्थान पर आओ तो यहाँ वायुमंडलीय दाब, ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडल का दाब घटता है, तो यहाँ पर प्रेशर कम हो गया, यहाँ पर अधिक है। तो यहाँ पर कोई पदार्थ, मान लो कोई ठोस 200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते जाएंगे और 200 डिग्री सेल्सियस पर पिघलना प्रारंभ करेगा, तो वही पदार्थ, वही ठोस इस ऊंचाई पर प्रेशर घट गया है वायु का, तो 200 डिग्री से कम पर ही ये गलना शुरू कर देगा। इसका मतलब यहाँ पर जो मेल्टिंग पॉइंट है किसी ठोस पदार्थ का, वही मेल्टिंग पॉइंट संपूर्ण पृथ्वी पर होना चाहिए, लेकिन वायु का प्रेशर इसको प्रभावित कर रहा है। तो अब क्यों करता है इसकी भी व्याख्या बाद में होगी। तो पदार्थ का द्रवनांक, मेल्टिंग पॉइंट किसे कहेंगे? एक निश्चित वायुमंडलीय प्रेशर पर, दबाव पर कोई ठोस पदार्थ जिस टेम्परेचर पर पिघलना शुरू करता है, उस टेम्परेचर को उस ठोस पदार्थ का मेल्टिंग पॉइंट द्रवनांक कहते हैं। और ऐसी प्रक्रिया को, ठोस से द्रव में बदलने वाला प्रोसेस को, विधि को, तरीके को हम लोग ठोस पदार्थ का द्रवण यानी फ्यूजन ऑफ सॉलिड कहते हैं। प्रक्रिया का नाम है ठोस पदार्थ। हाँ, जैसे मान लो बर्फ पिघल रहा है, तो कहेंगे ये बर्फ का द्रवण हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है, यानी ठोस से द्रव का रूप धारण कर रहा है। ठोस से द्रव में बदल रहा है, तो उस पदार्थ, हाँ, प्रक्रिया को, प्रोसेस को ठोस पदार्थ का, हाँ, कहेंगे अभी द्रवण हो रहा है यानी फ्यूजन हो रहा है, यानी ठोस पदार्थ द्रव में पिघल रहा है, पिघलने का काम हो रहा है ठोस का द्रव में। तो दोनों समझ गया, इसको लिख दे। इसको दोनों का आंसर ए और बी का लिख दिए हैं, उसको उतार लो। और अगला टॉपिक होगा अगले पार्ट में, लेटेंट हीट किसे कहते हैं।